नमस्कार दोस्तों, हमारे परिवार में आपका स्वागत है। सबसे पहले ईश्वर से छोटी सी प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनम, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। यानी कि हे परमात्मा, सभी को सुखी रखो, सभी को निरोगी रखो, किसी को भी बीमार मत होने दो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों, जिसमें एम लक्ष्मीकांत पुस्तक से ग्रहण किए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप अगर शुरू से लेकर अंत तक देखोगे तो आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। और अगर आप इस वीडियो को देख करके आपको थोड़ा सा फायदा पहुंचाए तो दूसरों तक पहुंचा देना। और इसके साथ में आज की मोटिवेशन लाइन है, हमारे मन की स्थिति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होगी। हमारे मन की स्थिति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होगी, बल्कि परिस्थितियां हमारे मन की स्थिति पर निर्भर होनी चाहिए। आपको विदित होगा कि कोरोना काल में हमारी हमारी स्पेशल विद्यार्थियों की जो परिस्थितियां हैं वो बहुत अलग हो चुकी है, क्योंकि एग्ज़ाम सारे के सारे पोस्टपोन हो गए। और इन सब के बीच में आपसे मेरी यही गुजारिश कि आपके मन की स्थिति को मत बदलना, इसमें धैर्य बनाए रखना और अपने जहाँ पर बैठे हो वहाँ पर अपनी पढ़ाई जारी रखना। उसी में फ़ायदा है, क्योंकि वक्त ज़रूर बदलता है। ये वक्त है ख़राब जो निकल जाएगा। एक दौर होता है हर चीज़ का, वो समाप्त तो होता है एक न एक रोज़। इसके साथ में आज का पहला प्रश्न आज का पहला प्रश्न आपके समक्ष हाजिर होता है। और पहला प्रश्न है, आज सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग के बारे में कुछ प्रश्न है। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में आप जानते होंगे, इसको यूपीएससी कहा जाता है। और यूपीएससी वो होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग। इसकी स्थापना सर्वप्रथम इस संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना सर्वप्रथम 1926 में की गई। और 1926 जब इसकी स्थापना हुई थी उस वक्त इसको क्या कहा जाता था, ये एक 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत बनाया गया था। और इसकी जो स्थापना हुई थी वह संघ लोक सेवा आयोग नहीं हुई थी, इसकी हुई थी राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग। बाद में वर्ष 1935 में इसको संघ लोक सेवा आयोग किया गया। और वर्तमान में हमारे संविधान में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर के अनुच्छेद 300 और 23 तक इसका उल्लेख है। और इस प्रकार संघ लोक सेवा आयोग का जो लोक सेवा आयोग है, इसमें कम से कम एक अध्यक्ष होता है, जिसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष और 65 वर्ष 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए वो इसका कार्यकाल होता है संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष का। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के साथ साथ कुछ सदस्य भी होते हैं, जिनकी संख्या लगभग सात से कम नहीं होती है। और इसकी सदस्य समय समय पर संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है। इसके वेतन भत्ते संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। और संघ लोक सेवा आयोग जो है, इसको भारत में जो मेरिट पद्धति है उसका रक्षक माना जाता है। इस प्रकार संघ लोक सेवा आयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने कर ली। अब बात करते हैं इस प्रश्न पर। भर्ती प्रक्रिया में ये प्रश्न कह रहा है कि भर्ती प्रक्रिया में लोक सेवा आयोग का अंतिम कार्य कौन सा है। लोक सेवा आयोग का अंतिम कार्य कौन सा है। इसको भारत की जो मेरिट पद्धति है उसका रक्षक माना जाता है। तो इसका अंतिम कार्य चयन नहीं होता, नियुक्ति नहीं होती, स्थापन नहीं होता। इसका अंतिम कार्य होता है प्रमाणीकरण करना, किसी भी चीज़ का प्रमाणीकरण करना। ये इसका अंतिम लक्ष्य होता है। उसके बाद में अगर मैं आगे बढ़ूँ तो नेक्स्ट है यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन पहुँचने पर हमारा सेकंड प्रश्न जो है आज का वो है, सेकंड प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है। अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है। राष्ट्रपति नहीं करता, भारतीय संविधान नहीं करता। अखिल भारतीय सेवाओं का जो अनुच्छेद है वो 312 है, 312 है। तो इनमें से ना राष्ट्रपति करता, ना भारत की संविधान करता, ना संघ लोक सेवा आयोग करता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसके बारे में जो सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण होता है वो होता है भारतीय संसद के द्वारा। बेकायदा अनुच्छेद 312 में कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवा के जितने भी मेंबर होंगे उनका जो सेवा शर्तें होती है, या किसी राज्य में नई अखिल भारतीय सेवा या देश में नई अखिल भारतीय सेवा जनरेट करनी है, उसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद को है, क्योंकि भारतीय संसद कानून बनाने के लिए सर्वोच्च संस्था है। उसके बाद में आगे बढ़ूं तो नेक्स्ट प्रश्न आपका आएगा, वो है क्वेश्चन नंबर आज का तीसरा।
और इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है संवैधानिक सुरक्षा में कौन सी धारा लोक सेवकों को सुनिश्चित करती है। अब देख लो वो क्वेश्चन आ चुका है जिसमें लोक सेवकों को सुनिश्चित करती है। अखिल भारतीय सेवा की बात नहीं कर रहा, ये संघ लोक सेवा आयोग की बात नहीं कर रहा। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए 312वां अनुच्छेद है, संघ लोक सेवा आयोग के लिए 315वां अनुच्छेद है। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं और 311 है दोस्तों, ये बेहद इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि हाल ही में इस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए जम्मू कश्मीर में एक स्कूल के प्रिंसिपल को वहाँ राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को सिफारिश भेज करके और उसको निष्कासित किया गया है। इसलिए यह अनुच्छेद 311 पहली बार उपयोग हुआ है हमारे संविधान लागू होने के बाद आज दिन तक। तो 311वां अनुच्छेद अति महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें लिखा हुआ है लोक सेवकों का सुनिश्चित करता है। संविधान सुरक्षा की कौन सी धारा, एक बार और देख लो, इसमें लिखा हुआ है संवैधानिक सुरक्षा की कौन सी धारा, मतलब संवैधानिक सुरक्षा की कौन सी धारा संघ लोक सेवकों को सुनिश्चित करती है, संघ लोक सेवकों को सुनिश्चित करती है, वो धारा है आपकी 311। इसी के तहत हाल ही में जम्मू कश्मीर में एक स्कूल के प्रिंसिपल को देशद्रोही शिक्षा देने के नाते अपने पद से निष्कासित किया गया है और उसके लिए राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को चिट्ठी भेजी गई और राष्ट्रपति ने उसको संसद पटल पर रखा और फिर संसद ने वहां के उस अधिकारी को निरस्त किया। इसलिए अनुच्छेद 311 बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका पहली बार प्रयोग जम्मू कश्मीर में हाल ही में किया गया है, मई के महीने में। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न पहुंचूं तो नेक्स्ट प्रश्न कल आपने बात की थी हमने कि कुछ कथन और कारण संबंधी प्रश्न पूछे जाने लग गए हैं, चाहे सेंटर का पीसीएस हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, सभी में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और आने वाले ग्राम सेवक पटवारी जैसे एग्जामों में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न ही जो विद्यार्थी होता है उसको एक दौड़ से बाहर कर देता है। तो इन प्रश्नों पर आपको गौर करने की बेहद ज़रूरत है, इस पर प्रश्न सॉल्यूशन की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पर यह है कि अगर ए सही है, ए का मतलब है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, कथन और कारण सही है, कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ए आर दोनों सही है लेकिन दोनों की व्याख्या सही नहीं है, ये दूसरा है। तीसरा है ए सही है पर आर गलत है। चौथा है ए गलत है पर आर सही है। तो इस प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौथा और पांचवा इस प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो भारत ने लोक सेवकों की राजनीतिक गतिविधियों पर कड़े नियंत्रण लगाए गए हैं। क्या करेंगे? कड़े नियंत्रण लगाए। बिल्कुल, भारत में जो राजनीतिक गतिविधियां होती है उन पर लोक सेवकों पर कड़ा प्रतिबंध है। कोई भी डायरेक्ट लोक सेवक जाकर के जनता के बीच में किसी भी राजनीतिक दल का प्रचार नहीं कर सकता, किसी भी राजनीतिक दल का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता। इस प्रकार इन पर कड़े प्रतिबंध नियंत्रण किया गया है। ये तो गया कथन। और कारण है भारत में लोक सेवकों की मतदान का अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है साहब। 326 के तहत, आर्टिकल 326 के तहत कोई भी वयस्क नागरिक भारत का जिसकी आयु 18 वर्ष क्रॉस कर गई है वो मतदान दे सकता है। उसमें हमारे लोक सेवक भी सम्मिलित होते हैं, तो मतदान का अधिकार इनको है। तो दोनों कथन सही तो है, लेकिन पहला कथन जो कथन है वो कथन का कारण सही नहीं है। दोनों कथन सही तो है लेकिन कथन का जो कारण है वो सही नहीं है, क्योंकि अधिकार तो सभी को है भारत में, तो लोक सेवक को भी वोट देने का अधिकार है, लेकिन उसके ऊपर कड़े प्रतिबंध इसलिए नहीं लगाए कि वो वोट देने का अधिकार है। तो ये कारण गलत, ये कारण सही बिल्कुल पूरी तरह व्याख्या सही नहीं करता। इसलिए इसमें क्या होगा, इसमें आपका आंसर होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ये हो गया, इसमें दोनों कारण सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न पे जाऊं तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, और वो प्रश्न है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनना। ये अनुच्छेद का ही उपयोग करके जम्मू कश्मीर के हाल ही में एक प्रिंसिपल को हटाया गया है, प्रशासनिक अधिकारी को हटाया गया है, इसलिए यहाँ से प्रश्न आने की प्रबल संभावना है मेरे दोस्तों विद्यार्थियों। अखिल भारतीय सेवा का सदस्य राज्य सरकार के, अखिल भारतीय जो सेवा है, अखिल भारतीय सेवा का सदस्य राज्य सरकार के आदेश के विरुद्ध भारत के राष्ट्रपति से अपील कर सकता है। अखिल भारतीय सेवा का सदस्य राज्य सरकार के आदेश के विरुद्ध भारत के
राष्ट्रपति से अपील कर सकता है। बिल्कुल डायरेक्ट अखिल भारतीय, कोई भी अखिल भारतीय सेवा का कोई भी मेंबर होता है, वो उसके साथ अगर राज्य सरकार कुछ भी गलत कर रही है, क्योंकि उसकी नियुक्ति भारत सरकार ने की है, तो भारत सरकार का मतलब भारत का राष्ट्रपति। तो अगर कोई भी अखिल भारतीय सेवा को किसी भी राज्य सरकार के अखिल भारतीय सेवक जो होता है उसको कोई भी राज्य सरकार प्रताड़ित करती है, परेशान करती है, तो उसके खिलाफ वो राष्ट्रपति को डायरेक्ट अपील लिख सकता है। ये हो गया आपको क्लियर। क्यों लिख सकता है, इसका कारण बताया जा रहा नीचे। ये कथन हो गया। अब कारण है, संविधान के अनुच्छेद 311 में कहा गया है, याद रखना, अनुच्छेद 311 में कहा गया है कि लोक सेवक को किसी उस प्राधिकारी द्वारा हटाया जा सकता है, निकाला नहीं जा सकता, हटाया या निकाला नहीं जा सकता जो उसे नियुक्त करने वालों प्राधिकारी के अधीनस्थ है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। 311 में कहा गया है कि लोक सेवक को किसी उस प्राधिकारी द्वारा हटाया या निकाला नहीं जा सकता जो उसे नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ है। भाई साहब, नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ है, यानी कि अखिल भारतीय सेवा का कोई भी अधिकारी किसी राज्य में नियुक्त है तो उसको वहां की राज्य सरकार नहीं हटा सकती और नहीं निरस्त कर सकती, क्योंकि वो सेंट्रल सरकार के अधीन चलती है राज्य सरकार। तो अगर राज्य सरकार के अधीन सेंट्रल सरकार राज्य सरकार चल रही है तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अखिल भारतीय सेवक को नियुक्त कर रहा है तो वही उसको हटाएगा, वही इसको निष्कासित करेगा। इसलिए हाल ही में जो कश्मीर में ये अनुच्छेद 311 का उपयोग किया गया है, वहां पर राज्य सरकार को पता चला कि वहां पर क्या हो रहा है। वहां पर राज्य सरकार कौन है वर्तमान में, वहां पर कोई विधानसभा नहीं है अभी, वहां पर कोई विधान परिषद नहीं है अभी, प्रेजेंट में वहां का राज्यपाल वहां की सरकार है। और वहां के राज्यपाल ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखा कि ये फलाना फलाना अधिकारी यहाँ पे ऐसा कर रहा है, कोई स्कूल में जहाँ पर देशद्रोह के बारे में पढ़ाया जा रहा है उसको हटा दिया गया है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, कोई भी, एक बार और सुन लो, संविधान के अनुच्छेद, एक बार और सुन सकते हो आप इसको। संविधान के अनुच्छेद 311 में कहा गया है, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, एग्जाम की दृष्टि से आने वाले कहीं एग्जाम प्रश्न आएगा यहाँ से। लोक सेवकों को किसी उस प्राधिकारी द्वारा हटाया या निकाला नहीं जा सकता जो उसे नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ यानी नीचे है। यानी केंद्र सरकार अखिल भारतीय सेवक को नियुक्त करती है तो उसको राज्य सरकार नहीं हटा सकती, नहीं निष्कासित कर सकती, उसका डिसीजन सिर्फ सेंटर ही ले सकता है। उसके बाद में आगे बढ़ूं तो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये अलग तरीका क्वेश्चन है, इस प्रकार प्रश्न मैंने अब तक नहीं डाला था, आज लेकर आया हूं। संसद के कटौती प्रस्ताव की स्वीकार्यता की शर्त निम्न में से कौन सी नहीं है। कौन सी नहीं है? पहला है इसमें, इसके मौजूदा नियमों में संशोधन का सुझाव नहीं देना चाहिए। मतलब नहीं है, ये सही, 3 सही है और 1 गलत है। इसमें मौजूदा नियमों, इसके मौजूदा नियमों में संशोधन का सुझाव नहीं देना चाहिए। कटौती प्रस्ताव ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई मौजूद नियम है उनमें संशोधन नहीं देना चाहिए, उसमें कोई संशोधन नहीं किया जाना चाहिए। कटौती प्रस्ताव तभी ही लागू होता है। इसका संबंध उस खर्च से नहीं होना चाहिए जो भारत की संचित निधि से लिया जाता है। कोई भी कटौती प्रस्ताव उस पर नहीं हो सकता जो विधेयक या प्रस्ताव भारत की जो संचित निधि है उसमें लिया गया है। यह एक से अधिक मांग से संबंधित होता है। यह एक से अधिक मांग से संबंधित नहीं होना चाहिए। भाई साहब, ये आपका गलत है। इसमें एक से अधिक मांग से संबंधित, सिर्फ एक मांग के लिए एक ही प्रस्ताव लाया जाए उसी को ही कटौती प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, वरना और किसी प्रस्ताव जिसमें एक से अधिक मांगे हैं उसके ऊपर कटौती प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तो ये तीसरा आपका गलत हो जाता है। और चौथा है आपका, यहाँ पर चौथा है, इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए। विशेषाधिकार का प्रश्न पर कोई कटौती प्रस्ताव नहीं लाया जाता। तो इस प्रकार ये भी सही है, बी भी सही है। इसका संबंध उस खर्च से नहीं होना चाहिए जो भारत की संचित निधि से लिया जाता है। और ए भी सही है, इसमें मौजूदा नियमों में संशोधन या सुझाव नहीं दिया जाना चाहिए। तो 3 सही है और 1 गलत है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न पहुंचूं तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ चुका है फिर। और इस प्रश्न में लिखा हुआ है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको आप बोलते हो केग, की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है। भाई साहब, किसकी होती है? कौन नियुक्त करता है इसको? अनुच्छेद 148 के तहत। अनुच्छेद 148 के तहत कौन इसकी नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति करता है।
और किसकी सिफारिश पर करता है? एक समिति बनती है जिसमें प्रधानमंत्री होता है, विपक्ष का नेता होता है, राज्यसभा अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, लोकसभा का स्पीकर होता है। इन सब लोगों के द्वारा मिलकर के एक समिति बनती है और उस समिति की सिफारिश पर केग का अनुच्छेद 148 के तहत नियुक्ति की जाती है। तो इसके ऊपर कोई भी अंतिम टीका टिप्पणी करनी है, कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? सिर्फ भारतीय संसद की है, क्योंकि भारतीय संसद की ही एक सिफारिश पर राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति कर रहा है। तो राष्ट्रपति इसके ऊपर अंतिम एक्शन नहीं ले सकता। इस पर अंतिम एक्शन कौन लेगी? संसद लेगी। कोई भी टीका टिप्पणी करनी है केग के बारे में, केग वह क्षमता होती है, केग वह अधिकारी होता है जो हमारी जो विपक्ष का नेता होता है उसका मित्र कहा जाता है उसको। और केग एक रिपोर्ट बनाता है जिसमें समस्त योजनाओं के बारे में बताया जाता है, देश में कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, उनमें क्या इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्या इनकम है, क्या आउटकम है, उनके बारे में बताया जाता है। और उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति संसद पटल पर लाता है। और संसद जब उसको कुछ भी करना है, कुछ भी आनाकानी है, कुछ भी टीका टिप्पणी करनी है, सिर्फ संसद कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, और नेक्स्ट प्रश्न में लिखा हुआ है कि आम बजट में असैनिक खर्चों के लिए मांग की संख्या कितनी है? ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न स्टेट पीसीएस और छोटे एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। छोटे एग्जाम वाले इसको ध्यान से याद कर लेना कि आम बजट कब पेश किया जाता है? 1 फरवरी को पेश किया जाता है। पहले कब किया जाता था? पहले 28 फरवरी को किया जाता था। 2018-19 से आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जा रहा है। कंटिन्यू 1 फरवरी को पेश किया जाएगा जहाँ तक लग रहा है। और 103 आम बजट में असैनिक खर्च से संबंधित, याद रखना, असैनिक खर्च के लिए मांगों की संख्या 103 है, 103 है, अनुच्छेद 32 कहता है। उसके बाद में है नेक्स्ट प्रश्न, और नेक्स्ट, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन से अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है? भारत में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है दोस्तों। भारत अनुच्छेद 112 में आय और व्यय का लेखा जोखा, वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है, वहाँ पर बजट शब्द नहीं लिखा हुआ है। ध्यान रखना, ये बजट दे तो रहा है और हम उसको मान भी सकते हैं, क्योंकि आय व्यय का लेखा जोखा किस में होगा? वो बजट में होगा। बजट एक पर्टिकुलर अलग शब्द है जो कि पहले चमड़े के थैला इसका अर्थ हुआ करता था, लेकिन आजकल बही खाता कहा जाने लग गया। वर्ष 2019-20 के बजट से जो भारत में बजट है उसको क्या कहा जाने? बही खाता कहा जाने लग गया। पहले चमड़े का बैग बजट का अर्थ हुआ करता था। और भारत के अनुच्छेद जो संविधान का जो अनुच्छेद 112 है, उस अनुच्छेद में स्पष्ट कहा गया है कि आय व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण क्या कहलाता है? बजट कहलाता है, और उसका अनुच्छेद 112 है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न पहुंचूं तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है बजट भारत में बजट विविधता किस वर्ष से शुरू हुई? ये भारत में बजट की जो विधिवत शुरुआत होती है ये होती है 1860 में। कब होती है? 1860 में। अंग्रेजों के द्वारा भारत में बजट शुरू किया गया 1860 में। आपको विदित होगा कि 1858 में जो 57 क्रांति हुई थी, समाप्त होने के जस्ट बाद भारत शासन अधिनियम 1858 लाया गया और रानी विक्टोरिया के हाथों में भारत की शासन सत्ता चली जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व समाप्त हो जाता है 1833 के चार्टर अधिनियम में। 1858 में भारत शासन अधिनियम आ जाता है। उसके बाद में 1860 में अंग्रेज भारतीयों के लिए बजट लाना प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार 1860 आपको याद रखना अनिवार्य है। और इसके बाद की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतिम क्वेश्चन आज का, और वो आपका मिलान से संबंधित प्रश्न है। इसको ध्यानपूर्वक, इस प्रकार के प्रश्न आप देखना प्यारे विद्यार्थियों, आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स में इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पटवारी, ग्राम सेवक जैसे एग्जामों में, और भारतीय संविधान दोनों में ही है। आपका हो सकता है रेट को भी पेपर टफ बनाने के लिए इस प्रकार के प्रश्न डाल दिए जाए। अगर इस प्रकार के नहीं डाले तो यहाँ पर रेट के 4 प्रश्न तैयार हो रहे हैं, कौन से अनुच्छेद में क्या है, तो इसलिए इनको देखना कंपलसरी है। सर्वोच्च न्यायालय का रिट क्षेत्र, आपको कल बताया था मैंने कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करती है? अनुच्छेद 32 के तहत। सरकार के विरुद्ध दावा अनुच्छेद 300 के तहत, कल बताया था मैंने, सरकार के विरुद्ध दावा अनुच्छेद 300 के तहत। उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 226। और न्यायिक समीक्षा अनुच्छेद 13। आपको पता होगा कि अनुच्छेद 13 में राज्य की परिभाषा दी हुई, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 13 ये कहता है कि अगर मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण होता है, राज्य सरकार कोई भी न्यायिक समीक्षा, अगर हमें न्यायिक समीक्षा के लिए जाना है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में किसी भी मौलिक अधिकार को लेकर, तो उसके लिए क्या है आपका न्यायिक समीक्षा के लिए कहाँ किस अनुच्छेद से जाओगे आप? अनुच्छेद 13 के तहत। एक बार और सुन लो, अनुच्छेद 13 के तहत अगर आपका
किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप देश के विरुद्ध अपनी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, आपके मौलिक अधिकारों के बारे में वहाँ पर अपील दायर कर सकते हो और सुप्रीम कोर्ट को आपके रक्षक है वहाँ पर न्यायिक समीक्षा के लिए। और रिट जारी करने का कल समझाया था मैंने, 5 प्रकार की रिट होती है: परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा और अधिकार परीक्षा, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण और प्रतिषेध। इस प्रकार की 5 रेटें दी गई है। और अब इस प्रकार ये मिलान हो गया आपका। सर्वोच्च न्यायालय को कौन से अनुच्छेद में? 32 में दिया गया है। सरकार के विरुद्ध दावा किस अनुच्छेद में? 300 में है। और उच्च न्यायालय का दावा अनुच्छेद 226 में। इस प्रकार ये मिलान हो जाता है। 4 पहले में चौथा, दूसरे में तीसरा, तीसरे में दूसरा, चौथे में पहला। इस प्रकार इसका सही आंसर नीचे देखें तो 4, 3, 2, 1 कौन से में? सी में है, तो ये इसका आंसर होगा। इस प्रकार आज का वीडियो समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है दोस्तों, लेकिन थोड़ी सी कुछ अनुच्छेद लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम में अति महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। एक बार आज सुनाऊंगा, इन अनुच्छेदों को 2-3 दिन कंटिन्यू लाऊंगा, इसलिए आपको याद हो जाएंगे। ये अनुच्छेद बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके हर एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। पहला अनुच्छेद जो याद करना है, भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 76। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे सीएजी बोलते हैं, ये कौन सा है अनुच्छेद? कौन सा अनुच्छेद हुआ ये? सीएजी के बारे में कौन सा अनुच्छेद आया? आपको विदित होना चाहिए कि सीएजी के बारे में कौन सा अनुच्छेद आया। सीएजी के बारे में आया आपका अनुच्छेद 148। बेहद इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये। इसके बाद में 165 में है राज्य का महाधिवक्ता, 165 में राज्य का महाधिवक्ता। उसके बाद में 243 आई में क्या है? राज्य वित्त आयोग। 243 आई में राज्य वित्त आयोग आ गया। और 243 के अंदर राज्य का निर्वाचन आयोग आ गया। 243 के में राज्य का निर्वाचन आयोग आ गया। 243 जेड में ये हो गया जिला नियोजन समिति। 243 जेड जिला योजना समिति, जिला योजना समिति। 200 जेड ई में क्या हुआ? यहाँ पर आया आपका महानगरीय योजना समिति, महानगरीय योजना समिति। 263 में क्या आया? अंतर्राज्यीय परिषदें, अंतर्राज्यीय परिषदें जिनकी संख्या वर्तमान में शायद 5 है। अंतर्राज्यीय परिषद तो एक ही होती है जिसकी मीटिंग बहुत दिनों बाद होती है और इसका जो मुखिया होता है वो हमारा प्रधानमंत्री होता है। इसके अलावा वित्त आयोग 280 अनुच्छेद में है। इसके अलावा 307 अनुच्छेद यहाँ पर अंतर्राज्यीय व्यापार एंड वाणिज्य आयोग है। अंतर्राज्यीय व्यापार, अंतर्राज्यीय जो व्यापार और जो वाणिज्य होता है उनके बारे में आयोग बनाने की सिफारिश 307 में है। 315 में आपको बताया था मैंने संघ लोक सेवा आयोग के बारे में और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में एक ही अनुच्छेद है। और लास्ट में आपका आता है, लास्ट में कुछ अनुच्छेद और बचे हैं जो इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में दिया हुआ है, जबकि 326 में वयस्क मताधिकार दिया हुआ है। अनुच्छेद 338 में क्या है आपको पता होगा? अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का स्थापना 338 के तहत की गई है। 338 ए के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, एसटी के लिए 338 ए और एसटी के लिए तो हुआ था अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 338 एससी, अनुच्छेद 338 ए एसटी, अनुच्छेद 338 बी ओबीसी। 3 आयोग बने हैं, 338 एससी, 338 ए एसटी, 338 बी ओबीसी के लिए आयोग बनाया गया है। 339 क्या है? अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों आयोग की स्थापना 339 के तहत। 340 पिछड़े वर्ग आयोग। लेकिन अभी हाल ही में जो संशोधन हुआ है, संशोधन नंबर 102 अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है, उसका अनुच्छेद उल्लेख कर दिया गया है अनुच्छेद 338 बी में। और वैसे 340 पहले ही पिछड़ा वर्ग आयोग की बात की गई थी। इसके अलावा 344 यहाँ पर क्या है? राजभाषा आयोग तथा संसद की राजभाषा समिति दी गई है। इसके अलावा 350 बी में भाषाई अल्पसंख्यक आयोग है। इन अनुच्छेदों को कल भी लेकर आऊँगा, आपको 2-3 दिन में याद हो जाएंगे और इन अनुच्छेदों को रट लेना। इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करना चाहूँगा दोस्तों। ईश्वर से फिर एक बार वही प्रार्थना कि सर्वे भवन्तु सुखिनम, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कस्य दुख भाग भवेत्। और अंत में जय हिंद, जय भारत।